नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सौरभ प्रियदर्शी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल्स की इस क्लास में जो है आज हम बात करने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे कि हिंदी में आप असहयोग आंदोलन कहते हैं। उस असहयोग आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं हम संक्षेप में कि असहयोग आंदोलन के पीछे कौन कौन से कारण जो है वर्क कर रहे थे, यानी क्या उसकी पृष्ठभूमि रही थी। जब ये आंदोलन शुरू होता है तो किस तरीके से इसके कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाया जाता है और अंत में इसका क्या परिणाम मिलता है। और साथ ही साथ हम उन चीज़ों को भी देखने वाले हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे उसे भी मैं जो है आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। असहयोग आंदोलन, सबसे पहले हम जानते हैं असहयोग पर। असहयोग इसका नाम ही है असहयोग, समान सा बात है। इसके नाम से भी आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे। असहयोग, जिसे हिंदी में असहयोग और इंग्लिश में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन के सामने जो है नॉन लगा हुआ है पहले और उसके बाद कोऑपरेशन है। असहयोग में अगर हम अ को हटा दें, इस लेटर को, इस साउंड को अगर हटा दें तो अ और प्लस सहयोग हो जाता है। तो जो सहयोग है ये पॉजिटिव थिंग है, यानी कि सकारात्मक चीज़ है। सहयोग का मतलब होता है किसी की मदद करना, चाहे किसी भी तरीके से किसी की मदद करना, इसको हम कहते हैं सहयोग। लेकिन सहयोग के सामने अगर हम अ लगा दें, इसके पहले जो हम प्रीफिक्स के रूप में अ लगा दें तो ये असहयोग हो गया। इसका मतलब हो गया कि अब जो मदद करने वाले थे वो मदद अब हम नहीं करेंगे, यानी असहयोग है। जो ब्रिटिश सत्ता थी, जो अंग्रेज थे, इनके खिलाफ जो है हम असहयोग करेंगे। इसका मतलब है कि जो सहयोग भारतीयों के द्वारा जो है ब्रिटिश सत्ता को दी जा रही थी, अंग्रेजों को दी जा रही थी, उस सहयोग को भारतीय अब वापस लेने वाले हैं। अब भारतीयों ने कह दिया है, ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब हम ब्रिटिश सत्ता के साथ, इन अंग्रेजों के साथ जो है कोई भी सहयोग, किसी भी स्तर पर कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी असहयोग करेंगे। इसलिए इस मूवमेंट को कहा गया असहयोग, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि अब हमारे देश के लोग जो हैं उनकी राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा जागृत हो चुकी है और वो समझ चुके हैं कि ब्रिटिश दमन चक्र को जो है समाप्त करना है। इसलिए ज़रूरी है कि अब इनके साथ नॉन कोऑपरेशन का बिहेव जो है किया जाए, यानी कि असहयोग जो है अपनाया जाए। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ जाता है असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि की, कि किस पृष्ठभूमि में, किन कारणों की वजह से ये आंदोलन जो है वो पैदा होता है और गांधी को यह आंदोलन करना पड़ता है। इससे पहले पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन के बारे में समझाया था कि खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू होती है, किन कारणों से शुरू होती है और कैसे खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से बढ़ती जा रही है। 10 अगस्त 1920, 10 अगस्त 1920 ये वो दिन है जब एक संधि होता है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे हम सीवर्स की संधि कहते हैं। इस संधि को कहा जाता है सीवर्स की संधि, सीवर्स की ट्रीटी। और इस संधि की विशेषता ये है कि इसी संधि के तहत, इस सीवर्स की संधि के तहत जो है 10 अगस्त 1920 को जो मित्र राष्ट्र होते हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रही थी, तो जो मित्र राष्ट्रों का जो ग्रैंड अलायंस था, जिसमें अब ब्रिटेन भी शामिल था, वो अपने विरोधी को जब हराता है तो 10 अगस्त 1920 को जो सीवर्स की संधि होती है, इसके तहत जो तुर्की होता है, जिसे टर्की कहते हैं, उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया जाता है। और आपको पता होगा कि तुर्की का जो सुल्तान था इस्लामी जगत का खलीफा माना जाता था। अब जो है खलीफा की खिलाफत समाप्त हो जाती है इस संधि के बाद और तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है इसी सीवर्स की संधि के साथ। इसलिए विरोध स्वरूप जो है 1919 से ही खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों के नेतृत्व में जो है चलाया जा रहा था, जिसमें आगे चलकर गांधी भी जो है शामिल हो जाते हैं, यानी एक तरीके से कांग्रेस भी शामिल हो जाती है। और गांधी से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक सुनहरा अवसर समझते हैं कि यही वो अवसर है जिसके ज़रिए मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एकता को फिर से कायम किया जा सकता है। इसलिए गांधी भी उस आंदोलन को, उस खिलाफत आंदोलन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और वो खिलाफत आंदोलन के पीछे जो कारण है, प्रमुख कारण, वो 10 अगस्त 1920 की वो जो संधि है, जिसे आप सीवर्स की संधि कहते हैं, जिसके जरिए तुर्की का जो है विभाजन हो जाता है।
और खिलाफत जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। खलीफा का जो रूल था वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये जो खिलाफत आंदोलन चले आ रही थी, ये खिलाफत आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में मर्ज हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हो रहा है? 1 अगस्त 1920 को। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो रही है। यही वो डेट है जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, 1 अगस्त 1920। और नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ऑब्वियसली मिस्टर गांधी, जो जननायक हैं, देश के बहुत बड़े नेता हैं, नेशनल लीडर हैं, नेशनल हीरो हैं लोग। तो उनके नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है। और ये जो खिलाफत आंदोलन जो कि 1 वर्ष पहले से चली आ रही थी, वो आंदोलन आगे चलकर इसी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, या इस आंदोलन में वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के पीछे जो एक बेसिक रीज़न है वो है खिलाफत मूवमेंट। जो मूवमेंट चला आ रहा था, जो लोगों में नाराज़गी थी, पहले तो मुस्लिमों में नाराज़गी थी, और चूंकि हिंदुओं ने देखा कि बहुत अच्छा अवसर है अंग्रेज़ों को घुटने पर लाने के लिए, इसलिए हिंदुओं का भी साथ मुस्लिमों को मिलता है, और खिलाफत आंदोलन में दोनों एकजुट होकर जो है अंग्रेज़ी सत्ता का विरोध कर रहे हैं। और यही आंदोलन आगे चलकर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में तब्दील हो जाता है। लेकिन अब तक कांग्रेस का जो अप्रूवल होता है, या कांग्रेस पार्टी जो है उसकी अनुमति जो है इस आंदोलन को नहीं मिली है, और आंदोलन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी जो हैं कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन बुलाया जाता है, और ये जो है कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन था, ऑर्डिनरी अधिवेशन नहीं था, विशेष परिस्थितियों में बुलाया गया अधिवेशन था। इसके अलावा कांग्रेस का हर वर्ष एक एनुअल अधिवेशन, एक वार्षिक अधिवेशन होता है, जो सामान्यतः हर वर्ष हुआ करता था, लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ विशेष अधिवेशन भी होते हैं। तो ठीक ऐसा ही विशेष अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा आनन फानन में कलकत्ता में बुलाया गया सितंबर 1920 में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग हो जाती है कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में, लाला लाजपत राय जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन को बढ़ाना है और क्या क्या से कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या किस तरीके से हम इस आंदोलन को जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ये काम जो है कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में संपन्न हो चुकी है, और गांधी को कमांडर बनाया जा चुका है। यानी गांधी को इस आंदोलन का बागडोर सौंपा जा चुका है कि मिस्टर गांधी जो है इस आंदोलन को लीड करेंगे। ठीक है। आगे चलकर फिर से इसी वर्ष यानी कि 1920 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन होता है नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र में। कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन है नागपुर अधिवेशन, जो दिसंबर 20 में हो रहा है, और ये हो रहा है दिसंबर 20 में। तो कांग्रेस के इसी नागपुर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1920 में संपन्न होगी, यानी उसी वर्ष संपन्न होगी, 2-4 महीने के बाद संपन्न होगी दिसंबर 1920 में, इसमें इस आंदोलन को जो है पूरी तरह से रेक्टिफाई कर दिया जाता है। यानी इसकी पुष्टि कर दी जाती है कि बिल्कुल सही बात है, गांधी जो है असहयोग आंदोलन करने वाले हैं। अब बिल्कुल जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है हर चीज़ जो है क्लियर हो चुका है कि आंदोलन देश में होने वाली है, और गांधी जी इसे जो है लीड करने वाले हैं। तो पूरी तरह से वो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है जब ये आंदोलन जो है, क्योंकि आंदोलन तो पहले ही शुरू हो चुका है, 1 अगस्त 1920 से ही चल रहा है, लेकिन अब आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से जो है व्यापकता को ग्रहण करेगा, यानी बहुत तेज़ी से इसका प्रचार और प्रसार होने वाला है।
अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज़ जो देखने को मिलता है वो कांग्रेस के जो विचार हैं, जो लंबे समय से जो 1885 से जो कांग्रेस के विचार चले आ रहे थे, खासकर कांग्रेस के अंदर जो अति उदारवादी धारा था, जो उदारवादी दल था, तो कांग्रेस के विचार में एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ वैचारिक परिवर्तन हो जाएगा कांग्रेस के विचारों में। वो क्या होगा, अब तक जो कांग्रेस दया याचना करती थी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाकर, या फिर आप कह लें लंदन जाकर, या फिर आप कह लें कि जो भारत के वाइसराय थे उनके पास या अंग्रेज़ों के पास जाकर कांग्रेस जो था हमेशा प्रणाम की मुद्रा में रहती थी। ठीक है, प्रणाम की मुद्रा में रहती थी, हमेशा रिक्वेस्टिंग सिचुएशन में रहती थी, पोजीशन में रहती थी, और हमेशा जो था एक बस लेटर लिखा जाता था दयायाचक के रूप में कि देखिए जी हमारा ये लेटर है और इसमें हमारी ये मांग है, बहुत वाजिब मांग है, प्लीज़ आप मान लीजिए। ठीक है, और अब तक कांग्रेस ये कर रही थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता, इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं चाहिए, और जिस स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी वो कहा जा रहा था कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही हमें स्वतंत्रता चाहिए, यानी आप हमारे ऊपर शासन करते रहिए लेकिन उसके अंतर्गत हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसमें जो है वो कटौती मत कीजिए, वो अधिकार हमें प्रदान कीजिए, और थोड़ी सी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी हमें भी दीजिए, ताकि हम भी जो है जो राइट्स मिलेगा उसको एंजॉय कर सकें। तो ये मांग हुआ करती थी, यानी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग हुआ करती थी कि आप अपने अंतर्गत रख कर ही हमें स्वतंत्र कर दीजिए, ताकि कुछ चीज़ों में हम स्वतंत्र होकर जो है वर्क कर सकें, काम कर सकें। ये जो थी कांग्रेस की अब तक मांग हुआ करती थी, यानी पूर्ण स्वतंत्रता वाली मांग अब तक कांग्रेस को जो थी, इससे पहले कांग्रेस के द्वारा नहीं जो है रिवेल की गई थी, यानी उसके सामने कभी प्रोड्यूस नहीं किया गया था ब्रिटिश सत्ता के सामने। लेकिन यहाँ पहली बार कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस की नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कांग्रेस पहली बार बोलती है कि अब जो हमें स्वतंत्रता चाहिए वो या तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत यानी ब्रिटिश डोमिनियन के रूप में चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो इससे बाहर जाकर भी, यानी हमें ब्रिटेन की सत्ता नहीं चाहिए, लेकिन हर हाल में हमें यह स्वतंत्रता चाहिए। यानी कांग्रेस अब इसके लिए तैयार है कि ज़रूरत पड़ी तो ब्रिटिश डोमिनियन से हम बाहर जाकर भी, यानी ब्रिटिश सत्ता से बाहर जाकर भी हम स्वतंत्रता को अचीव करेंगे, यानी प्राप्त करेंगे। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये जो है कांग्रेस के विचार में जो है देखने को आपको मिलेगा, यानी एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन। इस वैचारिक परिवर्तन की वजह से कांग्रेस में तो हर तरह के व्यक्ति पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अति उदारवादी किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, जो हिंसा का तो नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। अगर हिंसा का नाम भी आ जाए, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बुखार आ जाएगी, अरे मारपीट दंगा फसाद की बात कर रहे हो, तबीयत भी खराब हो जाएगी, ऐसे लोग भी हैं कांग्रेस में। और एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, उग्र टाइप के भी लोग हैं, जो बात बात में हिंसा, हाथ जो है वो जो है बाँह जो है वो मोड़ लेते हैं, शर्ट को मोड़ कर जो है बाँह चढ़ा लेते हैं, तैयार हैं लड़ने के लिए, किसी भी वक्त आओ देख लेंगे वाली बात भी है। तो दोनों तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा उदारवादी थे, कांग्रेस की नीति में जो अचानक ये परिवर्तन आता है, वैचारिक परिवर्तन, इससे खफा हो जाते हैं, और इस खफा होने की वजह से वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, जिसमें शंकर नायर का नाम आप ले सकते हैं, बिपिन चंद्र पॉल का नाम ले सकते हैं, बिपिन चंद्र पॉल। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस की इस नीति में परिवर्तन के बाद कांग्रेस से बेहद खफा होते हैं और फलस्वरूप कांग्रेस का परित्याग कर देते हैं। चंद्रावरकर का भी नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई नेता हैं जो कांग्रेस के इस नीति में जो अचानक परिवर्तन आई है इससे खफा हैं, और वो कांग्रेस को छोड़कर यानी स्किप करके चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। चाहे शंकर नायर हो, बिपिन चंद्र पॉल हो, या फिर चंद्रावरकर जैसे जो नेता हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि अति उदारवादी किस्म के नेता हैं। इन्हें ये परिवर्तन जो है पसंद नहीं है कि कांग्रेस जो लंबे समय से इस नीति को फॉलो कर रही थी, अचानक से असहयोग आंदोलन शुरू होता है और नीति में परिवर्तन कर देती। ये बात इन्हें नागवार गुजरता है, ऐसा कैसे हो गया अचानक से परिवर्तन। अरे सहमति बना लेनी चाहिए थी, हमारा भी कंसेंट लेना चाहिए था, हम सहमत हैं नहीं हैं, बिना पूछे जो है अचानक से इस तरह का डिसीजन ले लिया गया और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया नीति में। कल तक पूर्व जा रहे थे और अचानक सब कह रहे हैं कि ना पश्चिम चलेंगे, चाहे जैसे भी हो। तो ये इनको बुरा लगा और ये लोग जो है कांग्रेस से बाहर हो गए।
दूसरी तरफ गांधी हैं जो असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है और असहयोग आंदोलन कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको लीड कर रहे हैं। जो दूसरा परिवर्तन आया कांग्रेस की एक नीति में, वो ये पहला परिवर्तन तो आपने देख लिया कि अब कांग्रेस दबी दबी जुबान में ही सही लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने लगी है। और वो स्वतंत्रता जो है उसको ब्रिटिश डोमिनियन से बाहर भी चाहिए, चाहे जैसे हो, वो चाहिए ही चाहिए, चाहे अंदर दे दे या फिर बाहर दे, लेकिन चाहिए। ये क्लियर हो चुका है। और दूसरा जो परिवर्तन आया, बहुत सारे कार्यक्रम जो क्रिएटिव वर्क थे, ठीक है, जो सृजनात्मक कार्य थे, वो शुरू करने की बात की गई। उसमें बोला गया कि जितने भी वयस्क हैं भारत के, जो एडल्ट हैं, 18 और 20 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी को कांग्रेस का मेंबर बनाया जाए, ताकि ये जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसका जो है व्यापक जनाधार बन सके, पूरे देश में इसका जो है प्रचार प्रसार हो सके। और जैसे जैसे कांग्रेस का विस्तार होता, क्योंकि कांग्रेस वो सुप्रीम जो है संस्था थी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रही थी, तो जाहिर है कि इसका फायदा हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भी होता। तो हर वयस्क को ये टारगेट रखा गया कि भारत के हर वयस्क को, हर एडल्ट व्यक्ति को जो है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई जाए। और भाषा के आधार पर जो राज्यों में जो कांग्रेस कार्य समिति काम कर रही है, वर्किंग कमेटी काम कर रही है, इसका फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए, फिर से इसका पुनर्गठन किया जाए। साथ ही साथ हिंदी जैसे भाषा को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो थी इसके दूसरे कार्यक्रम में शामिल थे, जिससे आप सृजनात्मक काम, क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं कांग्रेस का, जो इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस की रणनीति में, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में, उसकी नीति में। अब गांधी के द्वारा इसे लीड किया जा रहा है, तो बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से कार्यक्रम को इस असहयोग आंदोलन में रखा जाए। तो कार्यक्रम मूलतः जो होता है वो दो तरह का होता है। कुछ कार्यक्रम को हम आप कह सकते हैं सकारात्मक है और कुछ कार्यक्रम जो है वो निगेटिव है, यानी नकारात्मक है। तो जो सकारात्मक कार्यक्रम है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें देखने को जो आपको मिलेगा, जो जाति प्रथा लंबे समय से भारत में चली आ रही है उसमें परिवर्तन की बात की जाएगी, उसे लचीला बनाने की बात की जाएगी, उसमें उदारता दिखाने की बात की जाएगी। जो छुआछूत वाले हिसाब है हिंदुओं में, उसे कोशिश किया जाएगा कि इसे अब धीरे धीरे जो है कम किया जाए, और ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से भी की जाएगी। लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया जाएगा। संप्रदाय के आधार पर जो विभाजन हो रखा है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और ये विभाजन करने वाले कौन थे, ये तो यही ब्रिटिश सत्ता, यही अंग्रेज थे। क्योंकि ना आज से जो सैकड़ों वर्ष पहले ही पता चल गया था कि जब तक इन्हें तोड़ोगे नहीं, इस पर रूल नहीं कर सकते हो। इसलिए उन्होंने 1857 के बाद ही डिवाइड एंड रूल, यानी कि तोड़ो और राज करो की नीति अपना ली थी। बांट दो और फिर राज करो। तो सकारात्मक कार्यक्रम में ये सब कार्यक्रम रखे जाएंगे। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की जाएगी, जो छुआछूत चला रहा था उसे दूर करने की बात की जाएगी, यूनाइट करने की बात की जाएगी, हर जाति संप्रदाय के लोगों को यूनाइट करना है, इस तरह की बात की जाएगी। बहुत सारे स्कूल कॉलेज वगैरह जो है खोले जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। इस तरह के काम जो है सकारात्मक कार्य में की जाएगी। दूसरी ओर कुछ नकारात्मक कार्य भी किए जाएंगे, और ये नकारात्मक कार्य इसलिए है क्योंकि सरकार के खिलाफ किए जाएगी। तो ये जो नकारात्मक स्टेप उठा जाएगा, जबकि नाम ही है इसका असहयोग, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर अब जो है भारत के लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग करने वाले हैं, वो जो है नकारात्मक कार्य हो जाती है। जैसे जो सरकारी स्कूल चल रही है, जो सरकारी कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं, उन सब का बहिष्कार जो है वहाँ के छात्र भी करेंगे, और साथ में पढ़ाने वाले अध्यापक गण भी करेंगे, यानी टीचर्स भी करेंगे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एडमिशन को वहाँ से कट कर लेना है, हटा देना है, और अपना जो स्वदेशी स्कूल स्थापित हुआ या कॉलेज स्थापित हुआ उसमें एडमिशन लेना है, और फिर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट भी करना है। इसके अलावा अगर न्यायालय में कोई व्यक्ति जो है काला कोट पहन कर जा रहा है, एक वकील के नाते, एक बैरिस्टर के नाते, तो वो भी जो है कोर्ट का बहिष्कार करेगा, कोर्ट की कार्यवाहियों का बहिष्कार करेगा कि हम वकालत नहीं करेंगे आपके अंदर। तो चाहे स्कूल कॉलेज हो या फिर जो है न्यायालय हो, इन चीज़ों का बहिष्कार किया जाएगा। और ब्रिटिश सरकार की ओर से, यानी अंग्रेज़ों की ओर से बहुत सारे जो है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है या इससे पहले भी बहुत सारे जो है अवार्ड बांटे जाते थे। ब्रिटिश सरकार जो थी, यानी अंग्रेज, जिस भारतीय से खुश होते थे, जो भारतीय जो था चारण और भाट किस्म के थे, कहने का मतलब राजभक्त थे, यानी ब्रिटिश सत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा वफादारी जो दिखाते थे, उन्हें जो था ब्रिटिश सरकार खुश होकर बहुत तरह का पदक यानी मेडल्स दिया करते थे।
बहुत तरह का सम्मान दिया करती थी। तो उन लोगों से भी आह्वान किया जाएगा कि जो भी सम्मान आपको ब्रिटिश सरकार की ओर से मिली है, जो भी मेडल्स मिले हैं, सारे मेडल्स का परित्याग कर देना है, यानी उन्हें उठाकर फेंक देना है, वापस सरकार को दे देना है कि हमें नहीं चाहिए आपका मेडल्स, हमें नहीं चाहिए आपका सम्मान, अपने पास रखिए। तो इस तरह का कार्य जो है वो नकारात्मक कार्य था। जो लगान बढ़ चुकी थी, भू लगान, उसको देने से मनाही कर देना है कि हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे, अब आपको किसी भी किस्म का कोई टैक्स जो है हम नहीं देने वाले हैं। तो हर स्तर पर असहयोग करने की बात की गई थी। जो विदेशी वस्त्र जो थे, जो विदेशों से बनकर आती थी, काफ़ी सस्ती होती थी और सस्ते होने की वजह से भारतीय उसे जो है खरीदते थे, क्योंकि खादी जो था काफ़ी महंगा था। तो ऐसी स्थिति में विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई जाएगी कि लाख महंगा हो हमारा खादी या स्वदेशी वस्त्र, पहनेंगे तो हम वही पहनेंगे चाहे जितना हो सके। तो विदेशी वस्त्रों की भी होली जलाई जाएगी। जो मादक पदार्थ है या शराब जो है, जो दारू है, इसके खिलाफ भी जो धरना प्रदर्शन वगैरह दिया जाएगा। और ख़ास करके ये काम जो स्त्रियां करेंगी, यानी लेडीज़ करेंगी। तो ये सब जो था नकारात्मक कार्य थे। मतलब हर वो काम करना है जिससे ब्रिटिश सत्ता के ऊपर जो है एक गहरी चोट जो है पहुँचे, सत्ता का जो नींव है वो पूरी तरह से हिल जाए। वो सारे कार्य जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। इसी दौरान आगे चलकर गांधी के, चूँकि गांधी सा नेतृत्व कर रहे हैं, एक और अधिवेशन होता है, विजयवाड़ा अधिवेशन। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि असहयोग आंदोलन ही चल रहा होता है और कांग्रेसियों के एक बहुत बड़े जो लीडर हैं बाल गंगाधर तिलक, उनका जो है स्वर्गवास हो जाता है, यानी उनका जो है निधन हो जाता है इसी दौरान। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इट इज़ ए बिग जॉल्ट फॉर कांग्रेस पार्टी कि तिलक जैसे महान नेता, ग्रेट लीडर जो है अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है इसी दौरान, जब एक और असहयोग आंदोलन देश में चल रहा है। तो कांग्रेस इस झटके से उबरती है और इसके लिए तिलक स्वराज फंड का भी गठन किया जाता है। उनके याद में एक तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है और इस फंड में भारत की जनता जो है 1 करोड़ राशि डोनेट करती है, यानी 1 करोड़ राशि इसमें जो है वो जमा हो जाता है। और इसका टारगेट भी 1 करोड़ राशि जो था जमा करने का था, जो तिलक के याद में बनाया जाता है तिलक स्वराज फंड। उनके मृत्यु के उपरांत कांग्रेस के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 1 करोड़ की राशि जो है जमा हो जाती है। आंदोलन आगे चल रहा है और इसी दरमियान विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन होता है। विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन होता है।